हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में रिट संबंधी जानकारी के बारे में कि रिट से रिलेटेड क्या क्या इशूज हैं। कुछ लोग पिछली वीडियो में रिट संख्या पूछ रहे हैं तो उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, कुछ लोगों को लग रहा है कि जो भी न्यूज़ ये चल रही है हाई कोर्ट में याचिका को, वो एक तरह से र्यूमर्स है या बच्चों को मिसलीड किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है तो आपको मिसलीड या आपको एक र्यूमर्स नहीं है, क्योंकि अगर र्यूमर्स होता तो आपका रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। क्योंकि आपका जो भी पेपर कंडक्ट हो गया था वो 7 जनवरी तक फाइनली कंडक्ट हो गया था। उसके बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की 17 जनवरी तक ही समाप्त हो गई। तो इतना लेट आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि आज 15 फरवरी है, प्रोविजनल आंसर की डेट भी 17 जनवरी तक थी। उसके बाद 1 महीने का प्रोसीजर हो चुका है, अब तक तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। इतना लेट आखिर क्यों हो रहा है? तो उसका लेट का रीज़न यही है कि याचिका ज़रूर दायर हुई है। अब याचिका नंबर पे कुछ लोगों को डाउट है कि आप अगर बता रही हैं, वीडियो में बता रही हैं, तो आप रिट संख्या बता दीजिए। उसके बारे में ही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि रिट संबंधी जानकारी क्या है, रिट दायर हुई है, किसके तहत हुई है, रिट का नंबर क्या है और किसने दायर किया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको तो जान लेना है कि रिट कौन कर सकता है, कौन दायर कर सकता है। सबसे पहले में आते हैं एग्रीव्ड पर्सन। ये 3 हैं, ABC करके हैं। रिट नंबर ए में, बी में, सी में कौन कौन आ सकता है, तो इसमें कैटेगराइज किया गया है ऑब्वियसली कोर्ट के द्वारा कि किन की रिट को कंसीडर किया जाएगा। कोर्ट के द्वारा सबसे पहले वो लोग कंसीडर किए जाएंगे एग्रीव्ड पर्सन, जिनको लगता है कि उनको कानूनी रूप से ठेस पहुंची है, यानी कि किसी भी राज्य द्वारा, राज्य ये है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा आपके अनुच्छेद 12 और 13 में डिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी यूटीज हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, आपका स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, PSU हो सकती है, लोकल बॉडी हो सकती है। अगर किसी ने ऐसा कानून पारित कर दिया व्यक्ति पर कि जिससे उसको क्या हुआ, कानूनी ठेस पहुंची है, उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा सबसे पहले कंसीडर किया जाता है रिट में। और उसके बाद है दूसरे अपवाद में भी कुछ लोग आते हैं, जैसे PIL है। PIL का मतलब कि पब्लिक इंटरेस्टेड या पब्लिक स्पिरिचुअल कोई व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन वो किसी भी वजह से क्या हो रहा है, नहीं जा पा रहा है कोर्ट में, तो उसके लिए वो क्या करता है, PIL फाइल किया करता है, जिसको क्या करती है कोर्ट, जो भी कोर्ट होती है इस PIL को क्या करती है, कंसीडर करती है एज ए रिट पिटीशन। उसके बाद देखिए, जो आप लोगों का मुद्दा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि जो भी रिट पिटीशन फाइल की गई वो किसके तहत की गई है, तो आपकी थर्ड कैटेगरी आती है रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन। ये रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन है, इसके तहत क्या है, इसको बोलते हैं प्रतिनिधित्व या प्रातिनिधित्व रूप से, यानी कि जो लोग भी रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि इसमें एक लोगों का हित नहीं जुड़ा होता है, इसमें ग्रुप आप लोग होते हैं। जैसे बहुत बच्चों को लग रहा है कि सेंटर पर धांधली हुई है, टाइपिंग में रिसोर्सेज की वजह से बहुत बच्चे क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। तो उसमें से कोई एक व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव बन के क्या किया, उसमें कोर्ट में क्या किया है, रिट पिटीशन फाइल किया गया। तो इसके तहत आप लोगों की जो भी रिट पिटीशन फाइल हुई है, इसी के तहत हुई है रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन। क्योंकि आपने एक सुना होगा, बोलते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन, तो प्रोटेस्ट पिटीशन का जो भी है जुडिशियल इनोवेशन है, उसका कहीं पर भी कोई चीज़ नहीं दी गई है। एज IPC, चाहे IPC की बात करें, चाहे किसी चीज़ की बात करें, तो उसको क्या किया गया, वो केवल क्रिमिनल लॉ के लिए। तो आपका जो भी पिटीशन फाइल हुई है, जिसको कोर्ट क्या करेगा, एडमिट कर सकता है, इसके 3 ही रूप होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन, ये 3 लोगों को क्या करता है कोर्ट, इनके रिट को क्या करता है, एडमिट करता है, एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको रिट पिटीशन के रूप में कन्वर्ट करता है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं ये केवल लेटर पिटीशन के रूप में ही क्या किया जाएगा, इसको शामिल किया जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद रिट पिटीशन किसके खिलाफ हो सकती है, तो जैसे आप लोगों ने, जो बच्चों ने भी याचिका दायर की, वो किसके खिलाफ कर सकते हैं, तो राज्य के खिलाफ कर सकते हैं। अब ये राज्य आपका यूपी वाला राज्य नहीं, ये राज्य वही है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है आपके अनुच्छेद के तहत। तो इस पर NTA पर जो भी आरोप वगैरह एलिगेशन लगा है उसके वजह से, तो इसमें क्या होगा, जो लोग भी पिटिशनर होंगे, इसमें 2 पक्ष शामिल होगा। एक तो पिटिशनर होंगे, जैसे आपका रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन है, उसके बाद रेस्पोंडेंट होंगे, जैसे यूपी गवर्नमेंट और NTA के लोग होंगे। तो इसमें 2 चीज़ बनाया जाएगा, उसके बाद ही आपकी रिट अगर एक्सेप्ट होती है इस बेसिस पे, तभी आपको रिट नंबर मिल सकता है या आगे प्रोसीजर कोर्ट की चल सकती है। उसके बाद देखिए, रिट का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि मूल अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है और हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बड़ा है। तो आपका जो भी रिट पिटीशन हुआ है, अनुच्छेद 14 और 16 के तहत फाइल किया गया है। अवसर की समानता और समानता का अधिकार, इसके तहत क्या किया गया, इस रिट पिटीशन को फाइल किया गया है। देखिए, अब बात करते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
तो देखिए, किसी भी रूल के तहत या टेक्निकल प्रोसीजर के तहत कोर्ट बाध्य नहीं है किसी भी रिट को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि न्यायालय पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है इसके तहत। यानी कि न्यायालय के ऊपर ही आपका चीज़ निर्भर करता है कि कोई लेटर पिटीशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए रीट पिटीशन। ये पूरी तरह से कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन पावर पर निर्भर करता है कि वो क्या करेंगे, किसी भी लेटर पिटीशन को क्या कर सकते हैं, रिट पिटीशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जितने भी बच्चों ने या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव ने ये आपका याचिका दायर किया, अगर कोर्ट को लगता है कि ये मुद्दा जेन्युइन है, इसको कंसीडर करना चाहिए एज ए रिट पिटीशन, तभी आपका लेटर पिटीशन रिट पिटीशन के रूप में कन्वर्ट हो पाएगा। तो जो भी आज का आपका मुद्दा होगा, आज हो सकता है नहीं तो कल होगा, क्योंकि कोर्ट में अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि आज ही ये मुद्दा सुलझ जाए, जो भी कोर्ट में अभी चल रहा है। उसके बाद देखिए, दूसरा पावर होता है कि सुओ मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर। इसको बोलते हैं कि कोर्ट अगर जैसे कोई न्यूज़ बार बार पेपर वगैरह में चल रही है कि इससे ये हो रहा है, बच्चों का बहुत नुकसान हुआ, अगर मान लीजिए ये जो आर ओ का एग्ज़ाम हुआ, आप लोगों ने अगर ये न्यूज़ बार बार चैनल्स में चल रही हो कि इसके वजह से क्या हो, अगर कोई जो भी न्यायालय उसको लगता है कि ये जेन्युइन मुद्दा है जो लोक हित में है, उस पर अपने सुओ मोटो पावर या एक्सरसाइज ऑफ पावर का यूज करके वो खुद ही वकील रिस्पोंडेंट बना के इस रिट को क्या कर सकते हैं, एज अ रिट पिटीशन कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको यूज कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी रिट को करने के लिए बाध्य नहीं है किसी भी तरह से, क्योंकि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का ही या हाई कोर्ट का आदेश है कि बट इज नॉट दैट एवरी लेटर शुड बी ट्रीटेड एज रिट पिटीशन बाय द कोर्ट। It is only where the letter is addressed by an aggrieved person or by a public spirited individual, organization or social action group for enforcement of constitutional or legal right of person in custody or of class or group of a person who because of poverty, disability or economically disadvantaged position find difficult to approach the court for readdress, that the court would be justified in treating such letter, telegram or communication as a writ petition। यानी कि मतलब कि इसका देखिए, आप तो टेलीग्राम बंद हो गया तो कम्युनिकेशन और लेटर पिटीशन को ही बात होगी कि आपका रिट पिटीशन हो सकता है कि नहीं। ये पूरी तरह से ज्यूरिडिक्शन पावर के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। तो इसमें इसका मतलब है कि कोई भी लेटर, जैसे आपने कोई लेटर्स लिख दिया कि आपने जो भी याचिका दायर हुई इसी तरह से हुई कि लेटर लिखे गए हैं, याचिका दायर की गई है कि हमारे एग्ज़ाम में धांधली हुई। इसी बच्चों का क्या है, बहुत सारे बच्चे इस एग्ज़ाम का लाभ नहीं उठा सकते, यानी कि जो बच्चे काबिल हैं वो पीछे हट सकते हैं और जो नहीं है उनको क्या मिल सकता है, सिलेक्शन मिल सकता है। एक पब्लिक काज है और इसको आप कंसीडर करिए। ऐसा लेटर आप लिखकर वहाँ पर भेज सकते हैं और इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, आप किसी के थ्रू भी ये लेटर भेज सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी याचिका दायर हुई है एज ए लेटर पिटीशन ही है, यानी कि लोगों ने पत्र लिखा है और इसमें कह दिया कि ये रिट पिटीशन है और आप हमको न्याय चाहिए, जस्टिस के लिए ऐसी पिटीशन लिखी गई। अब एक कोर्ट पर निर्भर करता है, यानी कि जो भी आपका रिट अभी तक दायर हुई है, याचिका जो भी दायर की गई है, वो पूरी तरह से कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है कि उसको कंसीडर करेंगे कि आपका आगे क्या करना, उसको एज अ रिट पिटीशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। क्योंकि उन पे कोई भी, उनको अगर जेन्युइन मुद्दा लगता है कि नहीं ऐसा है, बच्चों के साथ गलत हुआ है, तभी उसको क्या करेंगे, वो रिट पिटीशन के रूप में कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 100% चांस है एज ए रिट पिटीशन तभी करेंगे उनको लगता है, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों का जो भी मुद्दा है वो सही है। लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप जो भी बच्चों का मुद्दा सही लगने का मतलब है कि जो भी पिटिशनर होंगे और रिस्पोंडेंट, यानी कि रिस्पोंडेंट का मतलब कि एनटीए के जो भी मेंबर्स होंगे वो भी अपना पक्ष तो रखेंगे ना कि नहीं हमने ऐसा ऐसा चीज़ें किया है। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि वो भी अपना मुद्दा, अगर उसके बाद लगता है कि जो भी बच्चों की पिटीशन है वो जेन्यून है, उसके बाद ही इसको एज ए रिट पिटीशन कंसीडर किया जाएगा। अगर जब एज ए रिट पिटीशन कंसीडर हो जाता है, उसके बाद आपको केस नंबर दिया जाएगा, केस नंबर दिया जाएगा। जैसे आप कुछ भी केस नंबर हो सकता है, उसके बाद आपका रिट का नंबर शो होगा। अभी तक जो लोगों को लग रहा है कि सब लोग ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, रिट नंबर है तो दिखाइए, तो रिट नंबर वही देख सकता है। अभी तक लेटर आपको मिल सकता है, जिन बच्चों ने लेटर अप्लाई किया है उनका नंबर मिल सकता है कि उनके लेटर का नंबर इतना है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। रिट पिटीशन तभी बनेगी आपकी या उसका नंबर शो करेगा जब वो कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी।
उससे पहले आपको कोई नहीं बता सकता है कि किस बच्चे ने कौन सा लेटर लिखा है। अब लेटर तो 1000 2000 कुछ भी आ सकते हैं, उसमें से कोई रैंडमली आपका नंबर से तो नहीं बता सकता है। अगर वैसी बात अगर रहती बताने का तो कोई कुछ भी आप बता देगा और आप मान भी लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ लीगल प्रोसीजर में होती है। तो इसके लिए आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही कोर्ट क्या करेगा, इस लेटर पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा एज ए रिट पिटीशन, तो आपको रिट नंबर भी शो करेगा, केस नंबर भी शो करेगा। आप कहीं से भी जाके उसको देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पर। जैसे देखिए अभी ये 4 फरवरी को ही पिटीशन फाइल की गई थी और आपका दिनेश कुमार सिंह ऐसे कोर्ट करके है। आप देखिए इनका केस नंबर दिया है और रिट दिया है। अब इससे सारी चीज़ें आप जाके वेबसाइट वगैरह पर देख सकते हैं। लेकिन ये तब हुआ है ना जब इस रिट को एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट के द्वारा। जब अभी तक तो जो आपकी रिट दायर हुई है उसको एक्सेप्ट कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया, तो आपको केस नंबर रिट नंबर कोई भी नहीं बता सकता है। इस तरह से आपका अगर रिट एक्सेप्ट हो जाती है, जो भी पिटिशनर हैं और रेस्पोंडेंट के जो भी आपका काज है, रीजन है और उसका कारण जेन्यून लगता है, तभी एक्सेप्ट की जाएगी कोर्ट के द्वारा। और देखिए आप इसके तरह अगर इस तरह से आपका राज आता है तो आपको पिटीशन नंबर, जो लोगों को लग रहा है कि रिट नंबर बताइए रिट नंबर बताइए, तो मैं बता देती हूँ। जब कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगी तो आपको ऑब्वियसली आराम से रिट नंबर बता दिया जाएगा। और इससे पहले आप 400 500 600 कितने भी आपके जो लेटर पिटीशन दायर किए गए उनका नंबर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि उसको लीगल भी नहीं माना जा सकता है। जब तक कहते हैं कि जब तक आपको कानून के द्वारा पूरी तरह से दोषी साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक आप निर्दोष होते हैं। तो इसलिए अभी तक जितनी भी पिटीशन फाइल हुई हैं अभी उनका नंबर आपको जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा कोर्ट के द्वारा तब आप रिट नंबर जान सकते हैं, केस नंबर जान सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है, आप इसमें पिटीशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो यहाँ पर आप अपना पिटीशन नंबर भरेंगे, ईयर भर देंगे और उसके बाद ये आपका कैप्चा भर देंगे और उस साइट पे जाएंगे, आपको पूरा बायोडाटा निकल के आ जाएगा कि किसने किया था, कौन कौन से लोग शामिल थे, पिटीशनर कौन था, रिस्पोंडेंट कौन था, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और देखिए अब रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें बता देती हूँ। देखिए अभी कोर्ट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो आज 15 फरवरी है। 15 फरवरी को सबको लग रहा है कि सुनवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक तो शाम तक इसका कोई जो भी याचिका है, जो भी पीठ बनाई गई, किसी अदर काम में भी बिजी हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी और जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी।